Hello guys, welcome to the next video series of this board lectures. In this series, I will cover all the topics of physics CBSE board. Previously, I have also completed the reflection part and also refraction part 1. So this is going to be the TIR, total internal reflection. Now I will start the chapter. तो आपको ये नोट्स मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. आप लोग प्लीज़ इस नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है नोट से रिलेटेड या कोई डाउट रह जाता है वीडियो में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो. और गाइस, अभी बोर्ड्स के टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपको कंडीशन पता होती होंगी. आप लोगों ने कुछ लोगों ने भी सीबीएसई स्टार्ट कर दी होगी पढ़ना और नहीं भी की होगी तो मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगी और आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे. और सीबीएसई में मुझे गारंटी है कि आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम. तो सबसे पहली कंडीशन जो टीआईआर की होती है वो होती है कि जो लाइट होती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी. पहले ही मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म बताई थी डीआरए और आरडीटी की. तो डीआरए मैंने अपनी खुद की शॉर्ट फॉर्म बनाई थी. अगर मुझे बताना है कि लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए, विच इज अगर लाइट मैंने ये अपने लिए बनाई थी शॉर्ट फॉर्म दैट अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और अगर वो रेयर से डेंसर में जाएगी देन इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पर हमारा टीआईआर की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? दैट लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम. सेकेंड कंडीशन ये कहती है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. अब आप लोग पूछोगे सबसे पहले मुझे क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल होता क्या है? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पे अगर मैं यहाँ पर अपनी लाइट को इंसिडेंट करूँ तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन मैंने बता दी दैट इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम. उसी कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो अब यहाँ से आप कहोगे कि अगर डेंसर से रेयर जाएगी देन इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर होती जाएगी. तो अगर मैं यहाँ पर आपको स्नेल्स लॉ याद होगा तो वो क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन. इसका मतलब हुआ कि हमारा म्यू टू बाय म्यू वन देखो एक कांस्टेंट है. म्यू टू बाय म्यू वन एक कांस्टेंट हुआ. क्यों? क्योंकि मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा तो मीडियम का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया. तो यानी कि अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा. ये बात समझ में आई होगी आप सबको. अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो आर इंक्रीज होगा. इसका मतलब अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे, अगर हम यहाँ से हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा. तो यहाँ से पता लग गया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज होता जाता है और इसके बाद जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो कितना हो जाएगा गाइज? 90 डिग्री. तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्रिटिकल एंगल. तो आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे दैट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर. सबसे पहले जो कंडीशन थी वो यही थी दैट लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर. Then if we increase the angle of incidence I, the angle of refraction is also increasing and at a specific point the angle of refraction becomes 90 degree. And at that angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree, so that angle of incidence is known as the critical angle and this phenomena is known as the total internal reflection. Now let's come to the derivation of this critical angle. अब आप लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट है वेल क्वाइट कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा स्नेल्स लॉ का दैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन. और यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम दैट हमें सबसे पहले टीआईआर की सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? दैट लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयर. इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है वाटर से एयर मूव करेगी अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी वाइज देखें तो. यहाँ पे डेंसिटी आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मास डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी. क्योंकि अगर क्वेश्चन में आता है ग्लास और वाटर तो आपको कंपेयर करना होगा वाटर और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी रादर देन वाटर और ग्लास की मास डेंसिटी. डोंट कंपेयर देयर मास डेंसिटी, प्लीज कंपेयर देयर ऑप्टिकल डेंसिटी. तो वाटर जो है वो ऑप्टिकली मोर डेंस है एज कंपेयर टू एयर. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी जो टीआईआर की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है. आई जो है वो हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वो है वाटर, सेकेंड मीडियम है हमारा एयर. और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के. तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री. तो अब यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे दैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन. होप आप लोगों ने पहली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा दैट डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू. आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लीजिए. अब यहाँ पर आप देखोगे कि आप आई की जगह पुट करोगे आईसी और आर की जगह पुट करोगे 90 डिग्री. तो अब जब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा साइन आईसी इज इक्वल टू
1/μ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर W/μ को क्या लिख सकते हैं, 1/a/μw बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैंने ये प्रूफ भी करके दिखाया है वीडियो में। तो आपका जो साइन IC है वो कितना हो जाएगा, 1/μ, क्योंकि आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हो उसको जनरली क्या लेते हो, 1। तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो ये तो बहुत सिंपल डेरिवेशन था, होगा आप लोगों को ये डेरिवेशन बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप लोगों ने लगाया है स्नेल्स लॉ। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्शन के TIR के। वैसे तो आप इसको NCERT से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में ये रटने नहीं पड़ेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको ये TIR का क्वेश्चन आए तो उस थियोरेटिकल क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल प्लीज मार्क करो और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे गाइस। अगर आप उस क्वेश्चन में डेफिनेशंस या फिर कोई न्यूमेरिकल आता है और उसके साथ आप एग्जाम्पल्स लिख देते हो ना नीचे, तो एग्जामिनर को लगता है कि इसने सही से NCERT पढ़ी है। तो प्लीज एग्जाम्पल्स को मार्क कर देना क्वेश्चन में, अगर आपको TIR का कहीं भी क्वेश्चन मिले तो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जब लाइट यहाँ से एंटर हुई इस पॉइंट से, तो यहाँ से लाइट जब एंटर हो रही है तो इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट एयर से किसी क्लैडिंग में मूव कर रही है। अब ये जो है वो किसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से कुछ ज्यादा है। तभी तक ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाने की वजह से इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अंदर का मटेरियल है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, और जो बाहर का ये जो मटेरियल है, ये आपको दिख रही होगी इसकी बाउंड्री, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। तो यहाँ से लाइट जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे पहले मैंने कंडीशन बता दी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी, और दूसरी कंडीशन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो ये वाला एंगल है इट इज मोर देन दी क्रिटिकल एंगल। तो इसलिए लाइट को हमने क्या किया कि लाइट हो सकती है या कोई भी सिग्नल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाइट ही हो, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की बात कर रहे हैं हम, जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लाइट जो है वो इसी क्लैडिंग के अंदर मूव करेगी। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसे क्या यूज ले रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं दे आर फैब्रिकेटेड बाय हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लासेस और क्वार्ट्ज। तो दे आर यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। मैंने पहले बता दिया कि ये लाइट भी हो सकती है, कोई जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। तो हम लोगों को अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग जैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स वायर्स में, तो वो सिग्नल लॉस्ट ना हो जाए, इस वजह से उसको बचाने के लिए, लॉस्ट होने के लिए, मतलब अगर आप समझो कि अगर आप किसी में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो मटेरियल से कुछ बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल के आसपास हम लोग कोर लगा देते हैं। तो इस कोर लगाने की वजह से, कोर और क्लैडिंग के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो सिग्नल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाते क्लैडिंग से। यही इसका मेन यूज है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि देखो मैंने कितने आराम से आपको एग्जाम्पल समझा भी दिया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप कितने आराम से इसको कुछ डिस्क्राइब करके लिख सकते हो।